रेणु को मछली खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी दोस्त शोभा पूरी तरह शाकाहारी थी। शोभा हमेशा उसे मछली खाने से मना करती रहती और हर बार रेणु हंसकर टाल देती। अरे यार, मछली भी तो शाकाहारी ही होती है। रेणु एक होशियार लड़की थी जिसके माता पिता की 3 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी और पुलिस को भी आज तक यह पता नहीं चल पाया था कि उनकी मौत कैसे हुई थी। अब रेणु अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। उस रात करीब 10 बजे शोभा अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी। बाहर गहरा सन्नाटा था और घर में बस चूल्हे की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था रेणु। हेलो, शोभा ने कहा। उधर से रेणु की घबराई हुई आवाज आई। शोभा, पूरे घर में सड़ी हुई मछलियों की बहुत तेज बदबू आ रही है और कुछ ठीक नहीं लग रहा। शोभा ने बिना ज्यादा सोचे हंसते हुए कहा, अरे मजाक मत कर, तू मछली लाई होगी, वही सड़ गई होगी। और तभी फोन के उस पार से अचानक रेणु की बहुत तेज चीख सुनाई दी। शोभा का हाथ वहीं कांप गया। रेणु, रेणु क्या हुआ? उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कॉल अभी भी चालू थी। शोभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत गैस बंद की, चाबी उठाई और बिना समय गंवाए रेणु के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने श्याम को फोन किया। श्याम, तुरंत रेणु के घर पहुंच, कुछ बहुत गलत हो गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूमते रहे। रेणु की वो चीख बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी रेणु के घर के सामने जाकर रुकी। वो लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरी और सीधे दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। धक्का लगते ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया और शोभा संतुलन खोकर अंदर की तरफ गिर पड़ी। वो धीरे धीरे उठी, लेकिन उठते ही उसके सिर में तेज दर्द उठा और अगले ही पल उसे जोर की उल्टी हो गई। घर के अंदर वही बदबू थी, सड़ी हुई मछलियों की इतनी तेज बदबू जैसे कई दिनों से ढेर सारी मछलियां एक साथ सड़ रही हों। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ पल के लिए लगा कि वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। उसने तेज आवाज में पुकारा, रेणु, रेणु! फिर उसने और जोर से चिल्लाया, अंकल आंटी, अंकल आंटी! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर खामोश था, ऐसी खामोशी जैसी किसी कब्रिस्तान में होती है। अब उसके दिल में डर धीरे धीरे जगह बनाने लगा। घर में कोई नहीं है तो सब गए कहां, और ये बदबू ये आ कहां से रही है? प्राय वो घबराते हुए तेज कदमों से रेणु के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी बाहर से आ रही हल्की सी रोशनी भी अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी पल उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, शोभा, ओ शोभा। शोभा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। डर के मारे उसके पैर जैसे जम गए थे। फिर भी उसने खुद को संभाला और दोबारा रेणु के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से, शोभा, मैं यहां हूं। अब तो जैसे उसका खून ही जम गया। वो धीरे धीरे मुड़ी और कांपते कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। शोभा का पूरा शरीर सन्न हो गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था।
वो धीरे धीरे बहुत संभल कर फिर से उसी दिशा में बढ़ने लगी जहां से उसे कुछ देर पहले वो अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। और उसके हर कदम के साथ उसका दिल पहले से ज्यादा तेज धड़कने लगा था, जैसे उसे पहले से ही अंदेशा हो कि आगे कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक ट्रिंग 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 दरवाजे की घंटी इतनी तेज और लगातार बजने लगी कि पूरे सन्नाटे भरे घर में उसकी आवाज गूंज उठी। और शोभा एकदम से चौंक गई, क्योंकि इस समय किसी का आना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि शायद रेनू डर के मारे बाहर भाग गई हो और अब दरवाजे पर खड़ी हो। इसी उम्मीद के साथ वो तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और लगभग हांफती हुई जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, उसी पल उसके ठीक पीछे से एक औरत के धीमे दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई दी, जो इतनी सर्द और अजीब थी कि शोभा का हाथ वहीं रुक गया और उसका पूरा शरीर जैसे एक पल के लिए जड़ हो गया। उसने बहुत धीरे धीरे कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके लंबे बिखरे हुए बाल लगभग पूरी तरह उसके चेहरे को ढक रहे थे। और उसने एक फीकी सफेद साड़ी पहन रखी थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो अपने दांतों में एक जिंदा मछली दबाकर उसे धीरे धीरे चबा रही थी, और वो मछली अभी भी फड़फड़ा रही थी, जैसे वो अभी मरी ना हो। जबकि उस औरत के मुंह से गीला खून और पानी टपकता हुआ फर्श पर गिर रहा था, और वो औरत बिना रुके धीरे धीरे शोभा की तरफ बढ़ रही थी। शोभा के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसका शरीर पूरी तरह से सन्न पड़ चुका था, और वो चाहकर भी एक कदम पीछे नहीं हट पा रही थी, क्योंकि डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। शोभा झटके से मुड़ी और उसने देखा कि दरवाजे पर श्याम खड़ा था, जो घबराया हुआ अंदर झांक रहा था। शोभा, क्या हुआ? और ये सड़ी हुई बदबू पूरे घर में कहां से आ रही है? शोभा कांपते हुए पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोली। अभी अभी यही मेरे सामने एक औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में, और उसके दांतों में जिंदा मछली थी, वो उसे खा रही थी। श्याम का चेहरा भी यह सुनकर डर से सख्त हो गया, और उसने तुरंत उसी दिशा में देखा। लेकिन वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा और वही सड़ी हुई मछलियों की बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। रेनू कहाँ है? उसने घबरा कर पूछा। शोभा ने तेजी से उसे फोन कॉल, चीख और अभी तक जो कुछ हुआ था सब कुछ एक ही सांस में बता दिया, और साथ ही यह भी कहा कि घर में उसके भैया भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि आज शाम मेरी रेनू से बात हुई थी और उसने बताया था कि उसके भैया भाभी किसी पार्टी में जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने श्याम को भी आने के लिए कहा था, लेकिन वो अपने किसी काम की वजह से नहीं जा पाया। यह सुनते ही शोभा ने तुरंत घबरा कर कहा, तो उन्हें अभी कॉल करो, जल्दी। श्याम ने बिना एक पल गंवाए अपना फोन निकाला और कॉल लगा दी। कुछ ही देर बाद श्याम के फोन पर कॉल कनेक्ट हुआ, और उधर से रेनू के भैया की आवाज आई, जिन्होंने बहुत ठंडे और हल्के गुस्से भरे लहजे में कहा, हाँ, आते हैं थोड़ी देर में। कॉल कट होते ही श्याम और शोभा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उनकी आवाज में जो ठंडापन और चिड़चिड़ापन था वो इस हालत में बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और फिर से पूरे घर की तलाशी लेने लगे। हर कमरे में झांक कर देखा, हर कोना टटोला, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला, न रेणु न कोई और। तभी श्याम ने धीमी आवाज में पूछा, तुझे आवाज आखिर आई कहां से थी? शोभा ने कांपते हुए हाथ से घर के एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया, जहां पहले उनका ध्यान भी नहीं गया था। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, घर का अंधेरा और गहरा होता गया, और उसी अंधेरे में उन्हें नीचे जाती हुई कुछ पुरानी धूल भरी सीढ़ियां दिखाई दी,
दिल की धड़कनें तेज होती हुई दोनों सावधानी से उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। दोनों कुछ पल के लिए रुके, फिर श्याम ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सड़ी हुई मछलियों की इतनी तेज बदबू आई कि दोनों का दम घुटने लगा। उन्होंने अंदर झांका। फर्श पर हर तरफ सड़ी गली मछलियां बिखरी पड़ी थी। कुछ पूरी तरह सड़ चुकी थी और कुछ अब भी हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे उनमें अभी जान बाकी हो। ये नजारा देखकर शोभा का सिर घूमने लगा और वो लगभग बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन श्याम ने तुरंत उसे संभाल लिया। दोनों ने हिम्मत करके धीरे धीरे अंदर कदम रखा और तभी अंधेरे के अंदर से दो आवाजें आने लगी, एक मर्द की और एक औरत की। आमी माछ पसंद करी, आमी माछ पसंद करी। डर के मारे दोनों ने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, उनके सामने दो काली परछाइयां उभर कर आईं। एक औरत सफेद साड़ी में जिसके दोनों हाथों में जिंदा मछलियां थीं और एक उसके मुंह में दबाई हुई थी, और उसके पास एक आदमी बैठा था जो पागलों की तरह बहुत तेजी से मछलियां खा रहा था। ये नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। शोभा के मुंह से जोर की चीख निकल गई और उसी पल पूरा कमरा जैसे जिंदा हो उठा। चारों तरफ रखी चीजें अपने आप हिलने लगी और फर्श पर पड़ी सारी मरी और जिंदा मछलियां सांपों की तरह रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों बुरी तरह डर गए। तभी अचानक एक मछली हवा में उछली और सीधे श्याम के कंधे पर आकर चिपक गई और उसने अपने दांत गड़ा दिए। श्याम दर्द से चिल्ला उठा। उसी समय वो औरत भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब दोनों के पास एक ही रास्ता था, भागना। दोनों पूरी ताकत से दौड़े, कमरे से बाहर निकले और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। हांफते हुए जब वो घर के बाहर पहुंचे, तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकी और उसमें से रेणु के भैया और भाभी बाहर उतरे। उसका भैया जल्दी से बोला, रेणु कहाँ है? श्याम ने बिना वक्त गंवाए उन्हें अब तक की सारी बात बता दी। कुछ ही देर बाद चारों श्याम, शोभा, रेणु के भैया और भाभी सावधानी से घर के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी नजर सीधे हॉल के फर्श पर पड़ी। वहां रेणु बेहोश हालत में पड़ी थी, लेकिन तभी अचानक उसकी भाभी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें उलटने लगी और अगले ही पल वो भी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अब हालात और बिगड़ चुके थे। रेणु के भैया ने घबराकर जल्दी से कहा, श्याम, तुम रेणु को बाहर ले जाओ, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। श्याम ने बिना देर किए रेणु को उठाया और तेजी से उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि शोभा भी डर और घबराहट में उसके पीछे पीछे निकल गई। तीनों जैसे तैसे घर के बाहर पहुंचे ही थे कि अंदर रेणु का भैया अपनी पत्नी को उठाने ही वाला था। तभी अचानक पूरे घर के अंदर से तेज आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में पूरा घर जलने लगा। भैया! रेणु की आंखें खुलते ही वो चीख पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग ने सब कुछ निगल लिया और उसी आग में उसके भैया और भाभी जिंदा जलकर मर गए। वो रात सब कुछ खत्म कर चुकी थी। एक हफ्ता गुजर गया। रेणु अब उस घर से दूर पास ही एक नए फ्लैट में रहने लगी थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी परछाई अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस रात जब वो अपने फ्लैट में अकेली बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे के बाहर से वही जानी पहचानी सड़ी हुई मछलियों की बदबू आने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और तभी खट खट
खट दरवाजे पर दस्तक हुई। रेनू एकदम से वहीं जम गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और सांसें तेज हो गई। दस्तक और तेज होती गई। खट खट खट, और अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। अंधेरे में दो काली परछाइयां दिखाई दी जिनके हाथों में मछलियां थी। वो धीरे धीरे रेनू की तरफ बढ़ने लगी। रेनू डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी और वो कोई और नहीं, श्याम और शोभा थे। दोनों रेनू का डरा हुआ चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने मछलियां एक तरफ रख दी और हाथ धोते हुए श्याम धीरे से बोला, अब बता, तूने अपने भैया भाभी को क्यों मारा? रेनू एकदम से सन्न रह गई। उसकी आंखें फैल गई। क्या? शोभा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। हमें सब पता चल गया है, जो कुछ भी हुआ वो सब तूने किया है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर शोभा ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज में कहा, बस एक बात नहीं समझ आई, तूने ये सब क्यों किया? रेनू कुछ पल तक चुप खड़ी रही और फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज से 3 साल पहले मेरे भैया की शादी हुई थी। उन्होंने अपनी प्रेमिका रश्मि से शादी की थी। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, लेकिन रश्मि को मेरे मम्मी पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि वो दोनों बंगाल से थे और मछली खाते थे। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। एक दिन पापा बाजार से मछली लेकर आए और बस उसी बात पर भाभी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मम्मी से बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया और मेरा भाई वो बस चुपचाप बैठकर सब देखता रहा। उस दिन मैं घर पर नहीं थी, मैं दिल्ली टीचर का एग्जाम देने गई हुई थी। उसी रात मेरी भाभी ने मम्मी पापा के खाने में जहर मिला दिया और दोनों की मौत हो गई। फिर मेरे भाई और भाभी ने मिलकर उनके शव को इसी घर के बेसमेंट में दफना दिया। अगली सुबह जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मम्मी पापा कहीं घूमने गए हैं और वापस नहीं आए। मैंने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 6 महीने बाद एक शाम मैं बेसमेंट में गई जहां मम्मी पापा अक्सर बैठते थे, लेकिन वहां जाते ही मुझे अजीब सी बदबू महसूस हुई। मैंने लाइट ऑन की और जहां से बदबू आ रही थी मैंने रोहन को बुलाया। वहां खुदाई शुरू की और जब हमने थोड़ी खुदाई की तो हमें हड्डियां दिखाई दी और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। रोहन ने कहा कि हम उन्हें यहाँ से निकालकर सही तरीके से दफना दें, लेकिन मैंने कुछ और ही सोच लिया था। मैंने उससे कहा, रोहन, तू अगले दिन मछली मार्केट जा और तुझे जितनी भी सड़ी गली और जिंदा मछलियां मिले सब लेकर आ। फिर मैं अपने भाई और भाभी के पास गई और जब उनसे सच पूछा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मुंह खोला तो मुझे भी जिंदा गाड़ देंगे। उस रात मैंने सब प्लान कर लिया। अगले दिन वो दोनों पार्टी में गए और उसी शाम रोहन मछलियां लेकर आ गया। मैंने तुम्हें फोन किया और फिर हम दोनों ने भूत बनने का नाटक किया और जब तुम मुझे उठाकर बाहर ले गए तभी रोहन पीछे से घर में गैस सिलेंडर ऑन कर चुका था और जैसे ही वो दोनों अंदर रह गए उसने आग लगा दी। उसी आग में मेरे मम्मी पापा की चिता भी जली और वो दोनों भी जिन्होंने उन्हें मारा था। कुछ पल की खामोशी के बाद रेनू ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तभी दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया। श्याम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने बताया। और फिर फोन निकालकर बोला, तुम दोनों ने हत्या की है, अब मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक पल की खामोशी और फिर अचानक श्याम हंस पड़ा। शोभा और रोहन भी मुस्कुराने लगे। अरे हम सब दोस्त हैं और हम सब साथ हैं।